Good morning, all of you. Economics reforms since 1991 चैप्टर का लास्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। इफेक्ट पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका पक्ष भी है और विपक्ष भी है ना। फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हम दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या रहे हैं एलपीजी के और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की। ओके, तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट था वो था हमारा हायर ग्रोथ रेट। ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ा है एलपीजी से, है ना, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया और ग्लोबलाइजेशन किया। उसका रिजल्ट हमारे सामने ये आया कि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बढ़ा। तो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ने से हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होता है। तो द रेट ऑफ growth of GDP was only around 4% per annum over the 3 decades। जब हमने रिफॉर्म शुरू नहीं किए थे उसके पहले 3 डिकेट्स हम कंप्लीट कर चुके थे, तो हमारा ग्रोथ रेट इतना हाई नहीं था और केवल 4% पर कॉन्सिस्ट था। ठीक है, नाउ द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ बीन अराउंड 7 to 8% ड्यूरिंग द पास्ट रिफॉर्म पीरियड। तो जैसे ही हमने रिफॉर्म किया तो हमारा जो ग्रोथ रेट है, आज भी आप जीडीपी का पुराना ग्रोथ रेट देख लीजिए, 7-8 आपको यही मिलेगा, है ना। और अब जो इंडिया का प्लान है, एम है, वो अपने जीडीपी ग्रोथ को 10% के बाहर ले जाने का है। क्लियर। अब इस समय में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बार हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो माइनस में रहने वाला है, क्योंकि प्रोडक्शन कोविड की वजह से बहुत कम हो रहा है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, इस बार जो भी एक्सटर्नल आपका आएगा वो आपके टॉपिक को कोविड से जोड़ेगा। ओके, क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर है उसमें साफ दिया है कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो कोविड से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा धक्का लगा है कोविड से। ओके, तो आपको हर चीज़ को देखते हुए उसे कोविड से जोड़ना है। ओके, दूसरा जो पॉजिटिव इफेक्ट्स था वो था आपका आउटसोर्सिंग। तो सबसे पहले तो हमें आउटसोर्सिंग के बारे में जानना होगा कि आउटसोर्सिंग क्या है। तो आउटसोर्सिंग रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ थर्ड पार्टी which were earlier performed by the organization। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए इंडिया जो था वो बहुत ही फेवरेबल डेस्टिनेशन हो गया, क्योंकि एमएनसीज ने, जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया तो एमएनसीज का ध्यान हमारे इंडिया की तरफ गया। क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत सस्ती थी, रॉ मटेरियल अवेलेबल थे और वापस फिनिश्ड गुड कंज्यूम करने के लिए मार्केट भी बहुत बड़ा था, क्योंकि आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेट कंट्री है इंडिया, है ना। तो इंडिया एमएनसीज की पहली चॉइस बनी। क्लियर। तो आउटसोर्सिंग का भी बहुत अच्छा इफेक्ट रहा है। तो इंडिया हैज़ बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एमएनसीज बिकॉज ऑफ लो वेजेस रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। वो सारी एमएनसीज की पहली पसंद बनी। अब समझ लीजिए आप एक एग्जाम्पल के जरिए कि इंडियन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम बीओपी कह रहे हैं, कंपनीज आर ऑलरेडी गेनिंग प्रोमिनेंस एंड अर्निंग प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट increased from USA dollar 16.8 billion in 2001 to USA dollar 163.1 billion। देखिए अब आप कितना, 16.8 से हम 16-17 की बात करें, 2001 की बात कर रही हूँ मैं, तो जो हमारा एक्सपोर्ट जो था वो केवल 16.8 बिलियन था, जो 2016-17 में हमारा 163.1 बिलियन हो गया। तो ये सब किसका नतीजा है? क्योंकि यहाँ पर एमएनसीज आई, उन्होंने इन्वेस्ट किया तो कैपिटल आया, लोगों को रोजगार मिला, वही सेविंग्स हुई तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। तो इसके फ़ायदे
यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो इंडिया इज द 8th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का, और ये सारा एलपीजी से संभव हुआ है। आज हम सर्विसेज के मामले में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 8th रैंक्ड हमारा है, 8th रैंक पर हैं हम लोग सर्विसेज के मामले में, है ना। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट है वो है आपका ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। हमारे जीडीपी का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आज सर्विस सेक्टर से ही आ रहा है। तो सर्विस इस रिफॉर्म्स के दौरान जितना हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे डेवलपमेंट नहीं किया ना, उतना ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा हमने सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट लिया है। तो ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड services sector recorded high growth rate. The share of services in countries' GDP has increased very rapidly. It has increased from 40.5% in 1991 to 53%। कहाँ हम 40 की बात कर रहे हैं, और जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ की बात है तो 15-16 की बात करूंगी मैं, 2015-16 में कहीं जाकर मेरा 53% हो गया है। इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ बीन रिकॉर्डेड अराउंड 10% ओनली, है ना। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो कितना 10% आपका इंक्रीज हो गया, नियर अबाउट, मतलब in the post reform period the growth rate of service sector has been recorded around 10%। क्लियर। और जो नेक्स्ट हमारा बेनिफिट था या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है एलपीजी का हमारी इकोनॉमी पे, वो पड़ा है बेनिफिट्स ऑफ इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज को इसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। कैसे? ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड द लार्ज इंडियन कंपनीज इन द फॉलोइंग वेज। ओके, इट हैज़ प्रोवाइडेड कंपटीशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बहुत सारी कंपनीज आई, तो उससे कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने से आप क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब क्वालिटी बढ़ाओगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करोगे, नई नई टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करोगे, तो ये सारा क्या है, कंपनीज को फ़ायदा है। तो इट हैज़ प्रोवाइडेड कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। इट हैज़ हेल्प्ड लार्ज इंडियन कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, Infosys, Ranbaxy, etc. to emerge the multinationals। तो इनको मल्टीनेशनल कंपनी बनने का मौका मिला। ओके, तो इस तरह से कंपनीज को, मतलब पहले ये यहीं पर प्रोडक्शन करती थी, अब ये जो कंट्रियाँ, ये जो हमारे कंट्री की इंडस्ट्री हैं या कंपनीज हैं, वो बाहर भी अपना ब्रांचेस वगैरह इस्टेब्लिश कर पाएँ, बाहर का जो एरिया था उसमें अपना जो गुडविल है वो बना पाई है। नेक्स्ट कंपनीज को फ़ायदा मिला है कि एमएनसी जो सेटअप हुई है, तो एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन यूनिट जॉइंटली विद सम लोकल कंपनीज, क्योंकि केवल एमएनसीज इंडिविजुअल बिजनेस ही इस्टेब्लिश नहीं करती। कई बार ये देखो, आपने 10th में अच्छे से पढ़ा था कि एमएनसीज यहाँ पर कोलैबोरेट भी होती है ना, यहाँ की जो कंपनियाँ होती हैं उनसे जॉइंट वेंचर भी करती है, उनके साथ मिलकर भी वो काम करती हैं। तो यहाँ की जो कंपनीज थी उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट भी किया, तो इससे यहाँ की जो कंपनीज थी उनको क्या मिला, कैपिटल मिला, नई नई टेक्नोलॉजी मिली, तो उनसे भी उसका बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है ना। तो एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स जॉइंटली विद सम लोकल कंपनीज, दे प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो ब्रिंग विद देम द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, इसका फ़ायदा हमारी देसी कंपनियों को बिल्कुल मिला है। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कंज्यूमर सोवेरेनिटी। ओके, तो ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इंडियन कंज्यूमर आर बेनिफिटेड मोस्ट। दे नाउ हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय एमएनसीज इन इंडिया। ठीक है, एक तो पहले केवल देसी कंपनियां बना रही है, वो एक एक चीज़ बना रही है, अब खूब सारी बना रही है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली the overall level household expenditure has increased and hence
the welfare of the people has risen. Okay. And next benefit है increase the foreign direct investment. Obviously ग्लोबलाइजेशन होने से हमारा जो FDI है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया. ठीक है. अगर मैं 1991 की बात करूं और USA डॉलर में केवल 100 मिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुआ करता था. एंड USA dollar 52.4 बिलियन इन 2017-18. ठीक है. तो देयर हैज़ बीन अ लार्ज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट USA dollar 100 million in 1991 to US dollar 52.4 billion. देखिए पहले 100 मिलियन थे, अब आपके 52.4 बिलियन हो गए. हम M से B तक आ गए हैं. तो कितना ज़्यादा हमने FDI को प्रमोट किया है यहाँ. तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट आने से कैपिटल फॉर्मेशन होता है. कैपिटल आती है तो ऑब्वियसली हर बिजनेस का जो ब्लड ही आ गया यहाँ पर, तो ब्लड ज़्यादा होगा तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा ही काम करेंगी ना. तो उसके बाद हम बात करेंगे जो अच्छा सबसे अच्छा बेनिफिट है वो है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंक्रीज हो गए. ऑब्वियसली हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए भाई. एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो ये तो आना ही था, है ना. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो हमारे इंक्रीज होने ही थे. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं आई थिंक सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं. देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन ही. डेफिनेशन जितनी भी मैं बोल रही हूँ ना, चाहे मैं वो आउटसोर्सिंग की बोल रही हूँ, चाहे मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, चाहे मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर रही हूँ, सब एक एक नंबर के तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं. तो इन्हें आप किसी भी तरह से आप छोड़ेंगे नहीं, है ना. क्योंकि एक नंबर में क्या पूछा जाएगा ये कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता, कुछ भी पूछ सकता है ना. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स refers to the stock of gold. Foreign exchange reserves refers to the stock of gold and convertible foreign currencies held by a country's government or central bank for the purpose of intervening in the foreign exchange market. Foreign exchange reserves have increased from about USA dollar 6 billion in 1991 to US dollar 424.5 billion. At the end of March 26, 2018, devaluation of rupees, full convertible of rupees on current account, and increase in foreign direct investment are the मेन कॉजेस बिहाइंड इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. जो हमने डिवैल्यूशन किया था ना, जैसे ही हमने रिफॉर्म किया 1991 में, हमने हमारे रुपया का मूल्य कम कर दिया था, उसको डिवेल्युएट कर दिया था, अवमूल्यन कर दिया था उसका. इस कारण से हमारे फॉरेन रिजर्व्स में बढ़ोतरी हुई. क्यों हुई? जब भी हम हमारे रुपए का मूल्य कम करेंगे, हमारी करेंसी की वैल्यू कम करेंगे, तो लोगों को हमारी चीज़ सस्ती लगने लगेगी और उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे. और जैसे ही वो हमारी डिमांड ज़्यादा करेंगे, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होते ही हमारे पास हमारी फॉरेन करेंसीज जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है. क्लियर. नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड. वर्ल्ड ट्रेड बढ़ गया, रास्ता खुल गया भाई हमारे पास, हमारी सीमाएं खुल गई ग्लोबलाइजेशन से, लिबरलाइजेशन से, है ना. तो लिबरल हो गए, ग्लोबलाइजेशन हमने कर दिया, तो हमारी सीमाएं जो हैं वो खुल गई. सीमाएं खुलने से हमारा ट्रेड बहुत सारे देशों से बढ़ गया. तो इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड हैज़ गॉन अप टू 2.2% in 2016 from 0.6% in 1990. The share of India's services export in global services export was 3.3% in 2015, which is nearly double that of its merchandise export at 1.7%. Okay. And next and last, check on inflation. A new economy policy has also succeeded in keeping the price level down. क्योंकि 1991
से पहले की मैं बात करूं तो इन्फ्लेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि जो चीज़ों के दाम थे वो आसमान को छू रहे थे, क्योंकि मोनोपोली हो गई थी लोगों की, कोई कंपटीशन था नहीं, वो मर्जी पड़े जैसे दाम लगाते थे अपने। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ उनकी जो कॉस्ट थी वो खुद ही ज़्यादा आ रही थी, लेबर इंटेंसिव को काम में ले रहे थे और कोई कंपटीशन था नहीं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे भी ज़्यादा थी और फिर मर्जी पर जो दाम लगाएंगे तो चीज़ों की तो दाम बढ़ेंगे ही। तो इन्फ्लेक्शन की कंडीशन थी और रिफॉर्म्स जो है इस पे लगाम लगाने में बहुत कामगार साबित हुआ और उसने इसको कंट्रोल भी किया, है ना, इन्फ्लेक्शन पे पूरा उसने कंट्रोल किया। तो ये थे हमारे एलपीजी के पॉजिटिव इफेक्ट्स: हायर ग्रोथ रेट, आउटसोर्सिंग, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, benefit to Indian companies, consumer sovereignty, increasing in foreign direct investment, increasing foreign exchange reserves, increase in share in world trade, and check on inflation. Okay,